अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें और अगर हो सके तो हम सबको भी दुआओं में याद रखें। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को किसी भी वजह से सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा गाइस, इससे पहले कि हम आज की पहली और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरफ बढ़ें, अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस ऑडियो टेप को लाइक कर दें। आज की ये जो कहानी है बेसिकली ये एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही हॉरिफिक स्टोरी है और ये स्टोरी हमें इंडिया से मिस किरण ने शेयर की है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसका नाम आदित्य है और वो बेलासपुर का रहने वाला है। बेसिकली आदित्य की जो फैमिली थी, इसके पेरेंट्स थे, एक इसकी बहन थी और इन लोगों के साथ इनकी एक चाची और उनका बेटा रहा करते थे। इनके चाचू की किसी भी वजह से या शायद किसी एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी, तो उसके बाद से आदित्य के जो फादर थे उन्होंने इन लोगों को अपने साथ रखा हुआ था ताकि आदित्य के जो कज़न है उसको और इसकी चच्ची को जो भी हुकूक हैं, जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो वैसे ही मिल सकें जैसे कि आदित्य और इसकी फैमिली को मिला करती हैं। खैर किस्सा मुख्तसर, जैसे जैसे आदित्य बड़ा हो रहा था वैसे वैसे इसके जो लुक्स थे एक तो वो बहुत ज़बरदस्त होते जा रहे थे और साथ साथ ही ये इस कदर स्मार्ट था कि इसने अपने फादर के बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। और ऐसा ही हुआ कि जब आदित्य 20 या 21 साल का हुआ तो वो इस कदर कैपेबल हो चुका था, इतना स्मार्ट हो चुका था कि उसने एक तरह से अपने फादर के 70 से 80% बिजनेस को संभालना शुरू कर दिया था। अच्छा, आमतौर पे हमारी जो सोसाइटी है उसमें ऐसा होता है कि जब आपका एक ही लड़का हो और वो बहुत कैपेबल हो, बहुत स्मार्ट हो या वक्त से पहले वो सारे के सारे बिजनेस को संभालना शुरू कर दे, तो उसकी जो माँ होती हैं, ख़ास तौर पर इसके जो घर वाले होते हैं, उनको फिक्र होती है कि इस लड़की की शादी कर देनी चाहिए। अब इसी तरह इसके पेरेंट्स ने, ख़ासतौर पे इसकी मदर ने आदित्य को ज़ोर देना शुरू किया कि अब हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, अब तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम हमें बता दो, वरना हम अपनी फैमिली में अपने आगे पीछे कोई लड़की तलाश करके तुम्हारी शादी कर देंगे। अजीब बात यह थी कि इत्तफाक से उन्हीं दिनों, जिन दिनों इनकी मदर ने इस तरह से कहा, तो जब आदित्य यूनिवर्सिटी जाया करता था तो उसको एक लड़की पसंद आना शुरू हुई। अब आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो पसंद थी ये मोहब्बत के अंदर तब्दील हो गई और बिलाखिर एक दिन इसने उस लड़की से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। अब ऐसा ही हुआ कि वो जो लड़की थी वो भी एक समझदार लड़की थी और जब उसने देखा कि एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा, एक सेटल फैमिली का लड़का उसे प्रपोज कर रहा है, तो उसने भी अपने तौर पे हामी भर ली। खैर आहिस्ता आहिस्ता करके जब दोबारा से इसकी मदर ने इससे पूछा तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे मेरी यूनिवर्सिटी में, मेरे कॉलेज में एक लड़की मेरे साथ पढ़ा करती है और मैं उस लड़की को पसंद करा करता हूँ। अगर आप मेरी शादी करना चाहती हैं तो मैं चाहता हूँ कि उस लड़की के साथ मेरी शादी करवा दें। खैर इन लोगों के घर वालों ने आपस में रब्ता किया और रब्ता करने के बाद जैसे इनके रिलीजन में कुंडली देखी जाती है तो एक पंडित के ज़रिए उस कुंडली को चेक किया गया। अजीब बात यह थी कि जब पंडित ने उस कुंडली को चेक किया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। पंडित का ये कहना था कि ये जो आदित्य है इसकी तरफ से, ये इसके घर वालों की तरफ से लड़की के बाप को कोई नुकसान पहुंच सकता है। तो मेरे मुताबिक एक सोल्यूशन है और वो ये सोल्यूशन है कि आप किसी पुराने दरख्त से पहले आदित्य की शादी करवा दें और जब आदित्य की उस पुराने दरख्त के साथ शादी हो जाएगी तो उसके कुछ अरसे के बाद आदित्य इस लड़की के साथ शादी कर सकता है। अब ये जो सजेशन थी, इस सजेशन के बाद दोनों के जो घर वाले थे वो आपस में मिले, इन लोगों ने जो भी मामलात थे उनको तय किया और बिल आखिर ये जो लड़की थी इसके गांव के अंदर, यानी जहां से बेसिकली ताल्लुक़ रखा करती थी, वहां पे एक बहुत ही कदीम दरख्त मौजूद था जो कि सरासर इसके बाप की प्रॉपर्टी के अंदर शामिल था। तो ये डिसाइड किया गया कि आदित्य की पहले इस दरख्त के साथ शादी करवाई जाएगी और उसके एग्जैक्टली 3-4 महीने के बाद इन दोनों की शादी कर दी जाएगी। अब सबको लग रहा था जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके सॉल्व होने वाले हैं और जो भी मुश्किलात हैं वो दूर होने वाली हैं। खैर ख़ास टाइम को तय करने के बाद इन लोगों ने उस दरख्त के साथ आदित्य की शादी करवाई और जब आदित्य की इस दरख्त के साथ शादी हुई तो उसके बाद सब ये समझ रहे थे कि जैसे आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा।
लेकिन आदित्य बताते हैं कि जैसे ही मेरी उस दरख्त के साथ शादी हुई, उसके बाद से मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस महसूस होना शुरू हुए। जैसे कि उसका कहना था कि अक्सर रात के औकात में, यानी जब वो ऑफिस से वापस अपने घर आता है, तो घर आने के बाद जब वो घर में खाना खाने के बाद कमरे के अंदर लेटता है, तो जहाँ पे उसका बेड मौजूद है, उस बेड के अतराफ में उसको किसी के सांसें लेने की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है जैसे उस कमरे के अंदर इसके साथ साथ कोई और भी मौजूद है, जो बाकायदा ना सिर्फ मौजूद है बल्कि गहरी गहरी सांसें ले रहा है। अच्छा, ऐसा एक बार हुआ, फिर दूसरी बार हुआ, तो इसने अपनी जो भी मदर वगैरह थी उनको बताया। तो इसकी मदर का कहना था कि हो सकता है तुम्हारा वहम हो और इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि आदित्य बताते हैं कि मैंने उसके बाद से अपने घर वालों को ये बताना ख़त्म कर दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं इस तरह की बातें अपने घर वालों से शेयर करूंगा तो हो सकता है वो मेरे दिमागी हालत के ऊपर शक करना शुरू कर दें। इसी तरह 2-4 दिन मज़ीद गुजरे और 2-4 दिन के बाद इत्तफाक से आदित्य बताते हैं कि रात के तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम था और इत्तफाक से मेरी आंख लगने ही वाली थी। तो मुझे बाकायदा महसूस हुआ कि जहाँ पे मेरा कमरा मौजूद है, उस कमरे के बाहर जो गैलरी है या जो भी कॉरिडोर है, वहाँ पे कोई मुसलसल वॉक कर रहा है। अजीब बात ये थी कि शुरू शुरू में कदम के रखने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे कुछ मज़ीद टाइम गुजरा तो अब महसूस हो रहा था जैसे कोई वहाँ पे मौजूद है, और जो भी वहाँ पे मौजूद है उसने या तो घुंघरू पहन रखे हैं या फिर उसके हाथ में बेतहाशा चूड़ियाँ मौजूद हैं। अब पहले तो उसका लगा कि हो सकता है कि इसकी मदर बाहर कोई काम कर रही हो, लेकिन अजीब बात ये थी कि शुरू से ही इसकी मदर को पायल, घुंघरू या चूड़ियाँ वगैरह पहनने में बहुत मुश्किल होती थी। किसी शादी में कभी जाना होता था तब भी इसकी मदर अवॉइड किया करती थी कि उनको चूड़ियाँ पहननी पड़ें। यानी ये बात तो कंफर्म थी, जो भी बाहर मौजूद था वो कम से कम इसकी मदर नहीं थी। इसके जहन में चल रहा था कि हो सकता है कि इसकी जो चच्ची हैं वो किसी काम से बाहर मौजूद हो, क्योंकि इसकी जो चच्ची थी वो अक्सर चूड़ियाँ या पायल वगैरह पहना करती थी। खैर, इसने नज़रअंदाज किया और कुछ देर के बाद जब इसकी आंख लग गई तो ये बताते कि जैसे ही मेरी आंख लगी तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल से आधा या 1 घंटा मज़ीद गुजरा होगा। अब मुझे बाकायदा महसूस हो रहा था जहाँ पे मेरा बेड मौजूद है, इसके अतराफ़ में कोई मुसलसल गोल गोल चक्कर लगा रहा है। अजीब बात यह थी कि जो भी इस बेड के अतराफ़ में चक्कर लगा रहा था उसने पायल और घुंघरू पहन रखे थे, और जब मैंने बाकायदा अपने अतराफ़ का जायज़ा लिया तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि मुझे प्रॉपर्ली पायल की, घुंघरुओं की, इवन के चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मुझे कोई भी वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। अब एक अजीब कन्फ्यूजन थी। जो कुछ वाक़यात मेरे साथ पेश आ रहे थे ये सारे के सारे मैं अपने घर वालों के साथ शेयर करूं या ना करूं, क्योंकि अगर मैं अपने घर वालों को बताऊंगा तो हो सकता है मेरे घर वाले, ख़ासतौर पे जो मेरा कज़न है, वो यकीनन मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देगा और सब यही कहेंगे कि तुम्हारी शादी होने वाली है तो शायद तुम्हारे जहन पे तुम्हारी होने वाली बीवी सवार हो चुकी है। खैर, इसी तरह कुछ 4-5 दिन मज़ीद गुजरे। ये बताते हैं कि एक रात ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 4-4:30 बजे का टाइम था और मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा गहरी नींद के अंदर था। मुझे एकदम से ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे बेड के ऊपर चढ़ा है, जैसे कि अगर कोई बेड के ऊपर कदम रखता है या एकदम से अपना वज़न देता है तो ये जो बेड है ये नीचे की तरफ झुकता है और आपको एक स्पेसिफिक आवाज़ सुनाई देती है। मुझे कंफर्म था कि कोई मेरे बेड के ऊपर चढ़ा है, तो एकदम से मेरी आँख खुली। अब ऐसा लग रहा था कि मुकम्मल तौर पे मेरा जो जिस्म है वो फ्रीज़ हो चुका है, मैं मुकम्मल तौर पे पैरालाइज हो चुका हूँ, और जो भी मेरे बेड के ऊपर चढ़ा था अब वो आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे सीने पे या मेरे पेट के ऊपर बैठना शुरू हो चुका है। कुछ अजीब सा मुझे अपने ऊपर वज़न सा महसूस हो रहा था और अब आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपनी बारीक बारीक उंगलियों को या फिर अपने बहुत ज़्यादा शार्प नाखूनों को मेरे चेहरे पे, मेरे सीने पे फेरना शुरू कर चुका है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत है जो मुझे नज़र नहीं आ रही है, वो मुसलसल अपने नाखूनों को मेरे चेहरे पे, मेरे सीने पे, इवन के मेरे सर के ऊपर फेरती चली जा रही है। ना मेरी आवाज़ निकल रही थी, ना ही मैं मूव कर पा रहा था, और ना ही मेरे अंदर इतनी हिम्मत मौजूद थी कि बाहर किसी को आवाज़ दे के अंदर बुला सकूं। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ये सिलसिला चलता रहा और मुसलसल मेरे ऊपर उस औरत के बैठे होने का एहसास होता रहा। एक अजीब सी गंदी सी बदबू थी जो मुसलसल मुझे महसूस हो रही थी,
और ऐसा लग रहा था जैसे कच्चे गोश्त की सी खुशबू मुझे आती चली जा रही है। इसी के साथ साथ जब मेरे साथ ये वाक़यात होना शुरू हो चुके थे, तो जो मेरी होने वाली बीवी थी, अक्सर उसको भी अपने कमरे में किसी औरत के होने का या किसी के पायल पहन के चलने का एहसास हुआ करता था। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि जब मेरी होने वाली बीवी छत के ऊपर मौजूद थी और वो कपड़े वगैरह सुखाने के लिए डाल रही थी, तो किसी ने बाकायदा इसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद उसको सीढ़ियों की तरफ ले आके धक्का दिया। लेकिन ऊपर वाले का करना ऐसा हुआ कि वो बजाय इसके नीचे गिरती, उसने अपने आप को किसी भी तरीके से संभाल लिया और वो यूं नीचे गिरने से महफूज रही। इसके साथ साथ मेरी बीवी को ये भी महसूस होता था कि उसके कमरे में कोई मौजूद है, और वैसे ही एकदम से उसके सीने के ऊपर कोई चढ़ने के बाद बैठ जाता है और मुसलसल अपने नाखूनों को या अपनी उंगलियों को उसके जिस्म पे, ख़ास तौर पे उसके सीने पे फेरना शुरू कर देता है। जब मेरे साथ ये वाक़यात होना शुरू हो चुके थे, तो इस दौरानिए में अक्सर ऐसा होता कि मेरे मदर फादर, जो कि सालों से एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार से रहा करते थे, इन लोगों के दरमियान भी लड़ाइयाँ होना शुरू हो चुकी थी। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मेरे फादर किसी काम से बाहर की तरफ मौजूद थे, यानी बाहर के हिस्से में कोई काम करवा रहे थे, तो एक सीढ़ी जो कि बिल्कुल ठीक रखी हुई थी, ऐसा लगा जैसे किसी ने उस सीढ़ी को, जो कि लकड़ी की सीढ़ी थी, उठाने के बाद मेरे फादर के सर के ऊपर मारा है। वो कुछ इस तरह से मेरे फादर के ऊपर गिरी कि फ़ौरन से जो मेरे फादर थे वो बेहोश हो गए। हालांकि उस सीढ़ी के मेरे फादर के ऊपर गिरने का या उनके पास आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरे फादर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मौजूद थे, जबकि जहाँ तक सीढ़ी का ताल्लुक है तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट डायमेंशन में रखी हुई थी। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, वैसे वैसे ये जो वाक़यात थे इनमें इजाफा होता चला जा रहा था, और अब बाकायदा मेरी मदर को, मेरे फादर को, मेरी होने वाली बीवी को उसके अपने घर में और इनको हमारे घर में महसूस हुआ करता था कि जैसे हम लोगों के साथ साथ किसी और औरत ने रहना शुरू कर दिया है। अक्सर जो भी हमारा कच्चा गोश्त था, जो भी खाने की चीज़ें थीं, वो गायब हो जाया करती थीं, और कभी कभी तो हमें ऐसा लगता कि एकदम से एक रूम से कोई निकल के दूसरे रूम के अंदर दाखिल हुआ है। इसी तरह एक दफ़ा रात के तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम था, और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं सोने की तैयारी कर रहा था। मुझे एकदम से महसूस हुआ कि जहाँ पे हमारी स्टेयर्स मौजूद हैं, उन स्टेयर्स से कोई चढ़ता हुआ या तो ऊपर जा रहा है या फिर ऊपर से नीचे आ रहा है। मुसलसल किसी के ऊपर जाने का या नीचे आने का एहसास हो रहा था, और साथ साथ पायल और घुंघरूओं की आवाज़ आ रही थी। अब पहले तो मैं कोशिश कर रहा था कि इन आवाज़ों को नज़रअंदाज कर सकूं, लेकिन जब मैंने अपने तौर पे वहाँ जाके देखने की कोशिश की, तो मैंने देखा कि एक औरत जो कि ब्लैक साड़ी के अंदर मलबूस है, वो सीढ़ियों के सबसे ऊपर वाले हिस्से में बैठी हुई है, और कुछ अजीब तरीके से उसने अपने बालों को अपने मुंह के आगे डाल रखा है, जिसकी वजह से ना ही उसका चेहरा दिखाई दे रहा है और ना ही पता चल रहा है कि ये कौन औरत है और यहाँ पे कैसे आई है। अभी जबकि मैं उस औरत को देख ही रहा था, एकदम से वो जो औरत थी वो खड़ी हुई, और खड़े होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके उसने सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। जैसे जैसे वो सीढ़ी से नीचे की तरफ चलती हुई आ रही थी, तो उसका जो चेहरा था हल्का हल्का सा मुझे नज़र आना शुरू हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका जो चेहरा है वो ना सिर्फ झलसा हुआ चेहरा है, बल्कि उसके चेहरे पे जो आंखें मौजूद थीं वो लाल शोलों या लाल अंगारों की तरह मुसलसल चमक रही थीं। सबसे हैरानकुन बात ये थी कि जैसे जैसे वो औरत ज़मीन के ऊपर या सीढ़ियों पे कदम रख रही थी, तो ना सिर्फ पायल और घुंघरूओं की आवाज़ आ रही थी, बल्कि जब मेरी नज़र एग्जैक्टली उस औरत के पाँव के ऊपर पड़ी, तो उस औरत के जो पाँव थे वो ना सिर्फ उल्टे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके पाँव पे जो उंगलियां मौजूद हैं वो 3 उंगलियां हैं। अच्छा, इन वाक़यात के साथ साथ उन्हीं दिनों मेरी जो मदर थी उनके साथ भी एक वाक़या पेश आया। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी मदर की शुरू से ही आदत थी कि जब भी वो किचन के अंदर जाती थी तो अपने दुपट्टे को पहले संभालती थी ताकि दुपट्टे के अंदर आग न लग सके। तो वैसे ही वो अपने दुपट्टे को संभालने के बाद जब किचन के अंदर गईं और इनका जो फोकस था वो खाने के ऊपर था, तो बताती कि एकदम से, हालांकि इस किचन के अंदर ना ही कोई चूल्हा जल रहा था और ना ही कोई इस तरह का काम चल रहा था, ऐसा लगा जैसे किसी ने पकड़ के मेरे दुपट्टे पे आग लगा दी है।
देखते ही देखते इनका जो दुपट्टा था उसने आँख को मज़ीद पकड़ा और मेरी मदर ने वो जो दुपट्टा था उसको एकदम से उतार के नीचे की तरफ फेंका। अच्छा, इस दौरानिए में जबकि ये वाक़यात मुसलसल बढ़ते चले जा रहे थे तो जो मेरे पेरेंट्स थे, ख़ासतौर पे जो मेरे फादर थे, उन्होंने उन्हीं पंडित से रब्ता किया जिन पंडित ने हमें मशवरा दिया था कि तुम इसकी शादी से पहले दरख्त के साथ इसकी शादी करवा दो। अब जब उन पंडित से रब्ता किया गया और उनको रब्ता करने के बाद जो भी वाक़यात हमारे साथ पेश आ रहे थे, ये सारे के सारे वाक़यात उनको बताना शुरू किए। तो वो जो पंडित थे उन्होंने कहा कि मुझे 2-3 दिन का टाइम दें, 2-3 दिन के अंदर मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ और पढ़ाई करने के बाद फिर आप लोगों को बताऊँगा कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। ऐसा हुआ कि 2 दिन के बाद जब वो जो पंडित साहब थे उन्होंने हमसे रब्ता किया तो वो कहने लगे कि बात यह है कि जहाँ पे आपने इस बच्चे की शादी की थी, यानी जिस दरख्त के साथ मेरी शादी की गई थी, उस दरख्त से जब इसकी शादी की जा रही थी तो इत्तफाक से किसी और ने एक अमल के ज़रिए उस दरख्त के ऊपर एक डायन को कैद कर दिया था। अब हुआ ये कि जब इसने उस दरख्त के साथ शादी की तो जो डायन उस दरख्त के साथ कैद हुई थी या उस दरख्त के साथ मौजूद थी, तो उस शादी के नतीजे में वो डायन इस बच्चे के साथ आपके घर आ गई। अब क्योंकि आपकी जो शादी थी वो इस दरख्त के साथ हुई थी और इस दरख्त के ऊपर वो डायन कैद की गई थी, तो आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली इस बच्चे की जो शादी है वो इस डायन के साथ हो चुकी है। अब हमें पहले इस शादी को ख़त्म करना होगा और शादी को ख़त्म करने के बाद इसका मुकम्मल तौर पे इलाज करना होगा। ये एक ऐसा केस था, ये एक ऐसा सिनेरियो था जो अब से पहले या इससे पहले ना ही हमारे ख़ानदान में, ना ही हमारे मोहल्ले में, इवन आप कह सकते हैं कि हमारे जितने भी जानने वाले थे उन सब के साथ कभी भी कोई इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया था। अब जैसे ही उन पंडित ने मेरा और मेरी होने वाली बीवी का, हम सब का इलाज करना शुरू किया, तो जैसे जैसे वो इलाज कर रहे थे वैसे वैसे उनकी तबीयत ख़राब होती चली जा रही थी। खैर वो एक बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाले आदमी थे और उनके पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो उनको यकीन था कि जो स्पेसिफिक अमल वो कर रहे हैं या जो भी मंत्र जिनका वो सहारा ले रहे हैं, अगर इनको पढ़ते चले जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो डायन है ये ना सिर्फ इसकी शादी से दूर हो जाएगी, यानी इन लोगों की शादी ना सिर्फ ख़त्म हो जाएगी बल्कि जब ये शादी ख़त्म हो जाएगी तो इस डायन को कैद करने की या उसको कम से कम जलाने की कोशिश करेंगे। और ऐसा ही हो कि जब इन्होंने अपना अमल मुकम्मल किया तो मुकम्मल होने के बाद पहले तो इस डायन के साथ जो भी शादी थी वो ख़त्म हुई, यानी कि उस डायन को कैद करने के बाद इन्होंने उस डायन की किसी और दरख्त के साथ शादी करवाई। अच्छा, इस दौरानी में जबकि ये सब अमल हो रहा था जो कि तकरीबन 11 या 12 दिन तक का अमल था, तो इनके घर वालों पर मुख्तलिफ मुसीबतें आना शुरू हो चुकी थी। जैसे कि इसी दौरानिए में इनके फादर को हार्ट अटैक हो गया। इसी दौरानिए में इनकी जो मदर थी उनका पाँव स्लिप हुआ और पाँव स्लिप होने की वजह से इनकी जो टांग थी या टांग की जो हड्डी थी वो टूट चुकी थी। जबकि वो जो लड़की थी, जिस लड़की के साथ अदिति की शादी होनी थी, उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि उसकी जो तबीयत थी वो ख़राब रहने लगी। लेकिन जैसे जैसे जो पंडित थे ये अपना काम मुकम्मल कर रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता करके जब 11 दिन का अमल मुकम्मल हुआ तो उसके बाद ये जो डायन थी ना सिर्फ इसको कैद कर लिया गया बल्कि कैद करने के बाद इन लोगों की, इन फैमिलीज़ की उस डायन से निजात दिला दी गई। कभी कभी आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, कुछ इस तरह के हादसात पेश आते हैं जिनके ऊपर किसी और का यकीन करना या जिन बातों को किसी और का मानना नामुमकिन हुआ करता है। ये जो वाक़या था ये एक रियल स्टोरी थी, एक हकीकत पे मबनी वाक़या था और ये इस तरह का वाक़या था कि शायद जिसके साथ हुआ था उसके अलावा किसी के साथ भी शेयर किया जाए तो उसका मानना या उसके इस वाक़ये पे यकीन करना तकरीबन नामुमकिन होगा। कहा जाता है कि हिंदू रिलीजन के मुताबिक अगर किसी की कुंडली मैच नहीं करती तो बजाय इसके कि इसको ज़बरदस्ती मैच करवाया जाए या इसको मैच करवाने के लिए कोई शॉर्टकट्स अपनाए जाएँ, बेहतर है कि उस औरत या उस मर्द के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। खैर, अब ये जो दोनों लोग थे इन दोनों की शादी हो चुकी है और शादी के बाद ये लोग एक हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। आज भी कुछ इस तरह के केसेस मौजूद हैं जिन केसेस में कहा जाता है कि एक शख्स की शादी, एक औरत की शादी किसी एक दरख्त के साथ करवाई गई थी। आपने अक्सर देखा होगा कि बॉलीवुड के अंदर भी कुछ इस तरह की एक्ट्रेस मौजूद हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि गए वक्तों में इन्होंने भी दरख्त के साथ शादी की थी। गाइस, उम्मीद करता हूँ आज की जो डिफरेंट स्टोरी थी ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी
अगले अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, कामयाबी दे। अल्लाह हाफ़िज़।